Hello everyone, today we are going to discuss paper code BPSE 143 State Politics in India। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमारी वेबसाइट पर चले जाएंगे shop.hindustanknowledge.com, ठीक है। हमारी वेबसाइट, आप इस पर चले जाएंगे, आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो सर्च कर लेंगे, ठीक है। जैसे अभी हम देख रहे हैं BPSE 143, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप इसको सर्च कर लेंगे, आपको यहाँ पे क्या है, गेस्ट पेपर्स दिख जाएंगे। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर्स को परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321, ठीक है। आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो यानी कि जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है। सो द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 is a landmark step in strengthening the democracy at urban local level in India। यानी कि जो आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, ये एक लैंडमार्क स्टेप रहा है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में एट अर्बन लोकल लेवल इन इंडिया। सो जैसे कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, उसने रूरल लोकल बॉडीज को एम्पावर किया था, जो आपके पंचायत है। 74th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, इसने एम किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलाएगा और ऑटोनॉमी दिलाएगा टू द अर्बन लोकल बॉडीज, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज हो गई या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए। सो इट केम इनटू फोर्स, ये आपका फोर्स में आया था 1 जून 1993 में, और इसने मार्क किया एक इंपॉर्टेंट मूव टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन लोकल बॉडीज। सो पहले इस अमेंडमेंट से पहले जो म्यूनिसिपैलिटीज थी वो आपकी गवर्न होती थी मेनली बाय द स्टेट लॉज एंड कुड बी इजीली डिसॉल्व और कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। सो जो 74th अमेंडमेंट है, इसने इंसर्ट किया पार्ट 9A एंड द 12th शेड्यूल इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दिस गेव म्यूनिसिपैलिटीज अ कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी। इसने क्या किया, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, म्यूनिसिपैलिटीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी प्रोवाइड करी, मेकिंग देम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन गवर्नेंस, जो ये एक्ट है ये प्रोवाइड करता है एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ अर्बन गवर्नेंस अक्रॉस द कंट्री। इसने रिकॉग्नाइज किया 3 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज को, नगर पंचायत दैट इज फॉर द ट्रांजिशनल एरियाज, म्युनिसिपल काउंसिल दैट इज फॉर द स्मॉलर अर्बन एरियाज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन that is for the large cities. So this helped in bringing clarity and consistency in the urban administration. Regular elections and democratic representation. So one of the most important features is the provision for regular elections every 5 years to municipalities. If a municipality is dissolved earlier, election must be held within 6 months. So this ensured continuity of democratic processes and reduced arbitrary interference by state governments. यानी कि जो एक और इम्पॉर्टेंट जो फीचर है इस प्रोविजन का वो ये है कि रेगुलर इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में टू म्यूनिसिपैलिटीज। अगर हम किसी म्यूनिसिपैलिटी को अर्लियर डिसॉल्व कर देते हैं तो इलेक्शंस क्या है, विद इन 6 मंथ हेल्ड होने चाहिए। तो ये इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस एंड रिड्यूस आर्बिट्री इंटरफेरेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। रिजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस। सो द एक्ट मेड प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC, STs एंड वुमेन। जो ये एक्ट था इसने क्या किया, प्रोविजंस बनाए रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, फॉर द सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और वुमेन के लिए। सो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द जो सीट्स होती थी उसको रिजर्व किया जाता था वुमेन्स के लिए, इंक्लूडिंग वुमेन फ्रॉम SC एंड ST कैटेगरीज। सो इससे क्या हुआ, इंक्लूसिव गवर्नेंस स्ट्रेंथन हुई और एनकरेज हुआ पार्टिसिपेशन ऑफ वीकर सेक्शन इन द अर्बन पॉलिटिक्स। क्लियर फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो जो 12th शेड्यूल बनाया गया उसमें हमें 18 सब्जेक्ट्स को लिस्ट किया गया, जैसे कि अर्बन प्लानिंग हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, स्लम इम्प्रूवमेंट और अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन। सो इसने क्या किया, इसने क्लैरिफाई किया आपका जो फंक्शनल डोमेन था म्यूनिसिपैलिटीज का और हेल्प किया उन्हें फोकस करने में ऑन द लोकल नीड्स मोर इफेक्टिवली। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। सो द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट फाइनेंशियल कमीशन टू recommend ways to strengthen the financial position of municipalities। जो ये एक्ट है इसने क्या किया, क्रिएशन किया स्टेट फाइनेंस कमीशन का, ताकि वो रेकमेंड कर सके
वेज ताकि वो जो फाइनेंशियल पोजीशन है म्यूनिसिपैलिटीज़ की वो स्ट्रेंथन हो सके। सो दिस वाज इम्पॉर्टेंट फॉर गिविंग देम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि बहुत ही ज़रूरी था उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने के लिए और उनको सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव करने के लिए। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो बहुत ही सिग्निफिकेंट था, क्योंकि इसने ग्रास रूट डेमोक्रेसी को, जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी थी अर्बन इंडिया की, उसको स्ट्रेंथन किया, लोगों के जो पार्टिसिपेशन था उसको इंश्योर किया सिटी गवर्नेंस में, और डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया। दो चैलेंजेस लाइक लिमिटेड फाइनेंस एंड स्टेट कंट्रोल स्टिल रिमेन, so the act laid a strong constitutional foundation for democratic and accountable urban local governance in India. Now we will move to the next question. Briefly explain the factors responsible for the internal migration in India. यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इंटरनल माइग्रेशन हुआ इंडिया में। सो इंटरनल माइग्रेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ कंट्री। इंटरनल माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट होना लोगों का, पर एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, पर सिर्फ एक कंट्री के अंदर ही। जैसे कि इंडिया में जो इंटरनल माइग्रेशन है वो बहुत ही कॉमन है और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। सो पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स, लोग क्या है अपने गाँव को छोड़ के शहरों की तरफ आ रहे हैं। फ्रॉम स्मॉल टाउन्स टू बिग सिटीज, छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं, और एंड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर वेरियस रीजन्स, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं फॉर वेरियस रीजन्स। सो जो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इंटरनल माइग्रेशन के लिए इंडिया में वो हम कुछ डिस्कस करेंगे। पहला है इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो जो इकोनॉमिक रीजन्स होते हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इंटरनल माइग्रेशन। ठीक है, जो बहुत सारे लोग हैं वो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के सर्च में मूव कर जाते हैं, हायर वेजेस की उसमें, या फिर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के सर्च में मूव कर जाते हैं। रूरल एरियाज जो होता है वो ऑफनली आपके एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, जो कि आपको सीजनल या फिर अनसर्टेन इनकम प्रोवाइड करता है। सो लैक ऑफ जॉब्स के कारण विलेजेस में होने, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो लोग होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं सिटीज़ की तरफ टू वर्क इन फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट्स, ऑफिसेज एंड इनफॉर्मल सेक्टर। तो जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर लो इनकम है, ये पुश करते हैं लोगों को आउट ऑफ देयर नेटिव प्लेसेस। एग्रीकल्चरल फैक्टर्स, जो हमारा एग्रीकल्चर है इंडिया में वो मानसून पर डिपेंडेंट है। ठीक है, प्रॉब्लम्स जैसे कि ड्रॉट हो गए, फ्लड्स हो गए, या फिर क्रॉप फेलियर, या फिर स्मॉल लैंड होल्डिंग, इससे क्या होते हैं लोग फोर्स होते हैं रूरल एरियाज को छोड़ने में। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड्स और लैक ऑफ इरिगेशन की वजह से जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से फार्मर्स एनकरेज होते हैं और एग्रीकल्चरल लेबर्स एनकरेज होते हैं ताकि वो माइग्रेट करें टू अर्बन एरियाज फॉर द सर्वाइवल। सोशल फैक्टर्स, जैसे कि जो सोशल रीजंस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। मान लीजिए अगर मैरिज है तो मैरिज एक बहुत ही मेजर कॉज होता है माइग्रेशन का अमंग द वुमेन, स्पेशली रूरल एरियाज में। सो पीपल क्या होते हैं माइग्रेट होते हैं टू जॉइन देयर फैमिली मेम्बर्स फॉर बेटर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन और टू एस्केप सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, सोशल ऑपरेशन हो गया, या फिर फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। एजुकेशनल फैक्टर्स, जो आपका माइग्रेशन है दैट ऑल्सो टेक्स प्लेस फॉर बेटर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी कि माइग्रेशन एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की वजह से भी हो सकता है। सिटीज़ क्या करती हैं, ऑफर करती हैं मोर कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कोचिंग सेंटर्स एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो विलेजेस से और स्मॉल टाउन्स की तरफ माइग्रेट होते हैं और स्मॉल टाउन से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट होते हैं ताकि वो अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को इम्प्रूव कर सकें। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो जो आपका रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और अर्बनाइजेशन हो रहा है उसने क्या किया है बहुत सारी जॉब्स को क्रिएट किया है सिटीज़ में। सो जो डेवलपमेंट हो रहा है इंडस्ट्रीज़ का, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और सर्विसेज का, वो अट्रैक्ट करती है लोगों को फ्रॉम द रूरल एंड बैकवर्ड रीजन्स। सो सिटीज़ क्या कर रही हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ क्या कर रही हैं प्रोवाइड कर रही हैं, जिसकी वजह से लोग सिटीज़ की तरफ चले आते हैं। इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल फैक्टर्स, तो नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि फ्लड्स होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, अर्थक्वेक, ड्राउट्स, सॉइल इरोजन, ये फोर्स करता है लोगों को टू माइग्रेट टेम्पररली या फिर परमानेंटली। तो जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है और क्लाइमेट चेंज है उसने भी बहुत माइग्रेशन को इंक्रीज कर दिया है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कभी कभी क्या होता है जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि डैम्स हो गए, हाईवेज हो गए, इंडस्ट्रीज हो गया, फिर माइनिंग हो गया, उसकी वजह से भी लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है। So on the other hand, development of new towns and special economic zones also attract migrants. In conclusion, we can say that जो internal migration होता है इंडिया में ये रिजल्ट है एक कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल और डेवलपमेंटल फैक्टर्स का।
जो माइग्रेशन है वो लोगों को इम्प्रूव हेल्प तो करता है उनकी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने में, पर ये बहुत सारे चैलेंजेस भी क्रिएट करता है, जैसे कि ओवर क्राउडिंग हो जाती है सिटीज़ में, प्रेशर बढ़ जाता है अर्बन रिसोर्सेज पे। तो जो प्रॉपर प्लानिंग होती है या फिर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होते हैं, ये दोनों ही ज़रूरी हैं ताकि हम मैनेज कर सकें इंटरनल माइग्रेशन को इफेक्टिवली। ठीक है, सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रीफली एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। यानी कि जो लेजिस्लेटिव पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है सेंटर और स्टेट के बीच में, हमें वो समझाना है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन of legislative powers in India refers to how law-making authority is divided between central government and the state governments. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर का मतलब है इंडिया में कि कैसे जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है वो डिवाइड करी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, जो ये सिस्टम है ये क्लियरली ले डाउन करता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि एक फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। सो जो मेन एम होता है इस अरेंजमेंट का ये है कि यूनिटी मेंटेन रहे कंट्री के, वाइल अलाउंग स्टेट्स टू मैनेज देयर ओन लोकल अफेयर्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का वो मेंशन्ड है आपके आर्टिकल 246 में और 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो ये प्रोविजन है ये डिवाइड करता है सब्जेक्ट्स को ऑफ द लेजिस्लेशन इनटू 3 लिस्ट, यानी कि 3 लिस्टों में ये बांट देता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो हर लिस्ट होती है उसमें क्लियरली डिफाइन होता है कि वो किस एरियाज पे लॉ बना सकते हैं। यूनियन लिस्ट, so the union list contains subjects of national importance on which only the central government can make laws. यूनियन लिस्ट में क्या होता है आपके वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन पे सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो वही लॉ बना सकती है। तो जो ये लॉ होते हैं ये आपके पास होते हैं बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो इस लिस्ट में होती है वो है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी या फिर कम्युनिकेशन। तो सेंटर इन सारे सब्जेक्ट्स को कंट्रोल करता है to ensure national security, unity and uniform policies across the country. State list, so जो आपके स्टेट लिस्ट होते हैं उसमें आपके सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं जो कि मेनली कंसर्न होते हैं लोकल या फिर रीजनल इंटरेस्ट से। सो जो लॉज होते हैं इस सब्जेक्ट्स पे वो आपके स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए पुलिस हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, लोकल गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑर्डर। सो गिविंग स्टेट्स पावर ओवर दीज एरियाज, यानी कि स्टेट्स को इन एरियाज के ऊपर अगर पावर देते हैं तो इससे क्या है उनको हेल्प होती है कि वो एड्रेस करें रीजनल नीड्स को मोर इफेक्टिवली। कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है आपकी, इसमें आपके वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कि सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इस लिस्ट में वो है आपके एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, डिवोर्स, लेबर वेलफेयर एंड क्रिमिनल लॉ। सो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ में किसी भी कॉन्करेंट सब्जेक्ट को लेके तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल कर जाता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई सेंट्रल लॉ बनाएगा या फिर स्टेट लॉ बनाएगा किसी एक सब्जेक्ट पे, मान लीजिए वो एजुकेशन पे कोई लॉ बना रहे हैं सेंटर और स्टेट दोनों ही, अगर वो दोनों ही लॉ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं तो जो सेंटर का लॉ हो जाता है वो प्रिवेल हो जाता है। तो ये इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी को ऑन इम्पॉर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर्स। रेसिडुअरी पावर्स, सो सब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट कम अंडर रेसिडुअरी पावर्स, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट जो इन तीनों ही लिस्ट में मेंशन नहीं होता है वो रेसिडुअरी पावर्स के अंदर आता है। तो जो पावर्स होती हैं ये आपके सेंटर को बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए लॉज रिलेटेड टू न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे कि साइबर लॉज होते हैं ये आपके रेसिडुअरी पावर्स में आते हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, सो जो डिस्ट्रीब्यूशन है लेजिस्लेटिव पावर्स का ये हेल्प करता है हमें मेंटेन करने में अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट ऑटोनॉमी। सो ये प्रिवेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर को इन वन अथॉरिटी एंड इंश्योर करता है स्मूथ गवर्नेंस को। एट द सेम टाइम ये स्ट्रेंथन करता है नेशनल यूनिटी को while respecting the regional diversity. In conclusion, we can say that जो डिस्ट्रीब्यूशन है लेजिस्लेटिव पावर्स का बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ये आपकी बैकबोन को फॉर्म करता है ऑफ इंडियाज फेडरल सिस्टम। सो बाय क्लियरली डिवाइडिंग सब्जेक्ट्स थ्रू द 3 लिस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है इफेक्टिव गवर्नेंस को, कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ आइडेंटिटी ऑन द स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी कि आइडेंटिटी का क्या इम्पैक्ट है आपकी स्टेट पॉलिटिक्स में। सो इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री विद मेनी आइडेंटिटीज बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन एंड एथनिसिटी। इंडिया क्या है आपका एक डाइवर्स कंट्री है जिसकी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं जैसे कि बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन या फिर एथनिसिटी। जो ये आइडेंटिटीज हैं ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती हैं पॉलिटिक्स को, स्पेशली एट द स्टेट लेवल।
जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है इट मीन्स पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अराउंड अ शेयर्ड सोशल आइडेंटिटी। इंडियन स्टेट्स में क्या होता है, जो आइडेंटिटी होती है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है इन शेपिंग द पॉलिटिकल पार्टीज, लीडरशिप, पब्लिक पॉलिसीज एंड वोटिंग बिहेवियर। कास्ट एंड स्टेट पॉलिटिक्स, सो कास्ट क्या है आपकी एक मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स है एक स्टेट पॉलिटिक्स में। कास्ट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स इन स्टेट पॉलिटिक्स। Many political parties mobilize voters on the basis of caste identities, यानी कि जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने वोटर्स को मोबिलाइज करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट आइडेंटिटीज। सो जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन स्ट्रेंथन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बाय गिविंग रिजर्वेशन टू ओबीसीज, यानी कि उन्होंने क्या किया है, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है ओबीसीज को। एज अ रिजल्ट स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश एंड बिहार विटनेस द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज लेड बाय ओबीसीज एंड दलित लीडर्स। सो इसके रिजल्ट में क्या हुआ, हमें देखने को मिलता है जैसे यूपी है, बिहार है, यहाँ पे हमें विटनेस करने को मिलती है राइज ऑफ रीजनल पार्टीज जो कि ओबीसीज और दलित लीडर्स के द्वारा लेड की जाती हैं। सो जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है इसने हेल्प किया है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को कि वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को गेन करें, but it has also led to vote banks politics and social division. Religion and identity politics. So religion क्या है, एक important role play करता है आपके state politics में। Political mobilization on religious lines has influenced electoral outcomes in many states. जो आपका political mobilization है religious lines पे उसने बहुत ही ज़्यादा influence किया है electoral outcomes को बहुत सारे states में। पार्टीज जैसे कि भारतीय जनता पार्टी हो गया, इन्होंने ऑफन हाईलाइट किया है कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी को, वाइल द पार्टीज जैसे कि आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, ये सेक्युलरिज्म पे एम्फसाइज करती हैं। तो जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो यूनाइट कर सकती है लोगों को, बट ये टेंशंस को भी क्रिएट कर सकती हैं और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर सकती हैं, अफेक्टिंग द सोशल हार्मनी विद इन द स्टेट्स। लैंग्वेज एंड रीजनल आइडेंटिटी। सो जो लैंग्वेज एंड रीजनल आइडेंटिटी हैव शेप्ड पॉलिटिक्स इन सेवरल स्टेट्स। लैंग्वेज और रीजनल आइडेंटिटी में क्या किया है, पॉलिटिक्स को शेप किया है बहुत सारे स्टेट्स में। मूवमेंट्स जो कि बेस्ड होते हैं लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पे, उसकी वजह से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का इन 1956। इन स्टेट जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ पे रीजनल पार्टीज इमर्ज हुई थी ताकि वो अपनी लोकल लैंग्वेज को और अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। सो जो ऐसी पॉलिटिक्स होती है ये हेल्प करती है हमें अपने रीजनल प्राइड को प्रिजर्व करने में और इंश्योर करने में कि अटेंशन मिले टू द लोकल इश्यूज, बट समटाइम्स ये क्या करता है, it created opposition to outsider and migrants. Ethnicity and tribal identity. So in tribal dominated states like Jharkhand, Chhattisgarh and those of Northeast, ethnic identity plays a central role. यानी कि जो भी ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट्स होते हैं जैसे कि आपका झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट में आपके स्टेट्स हैं, यहाँ पे जो एथनिक आइडेंटिटी है वो एक सेंट्रल रोल को प्ले करती है। ट्राइबल मूवमेंट्स क्या है, वो डिमांड करते हैं सेपरेट स्टेट्स को एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी। जो आइडेंटिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन है that has helped these group gain recognition and political power, but ये एक चैलेंज को भी पोज करता है to the national integration. Positive and negative impacts. So identity politics has had both positive and negative effects. यानी जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उसके क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट्स होते हैं। पॉजिटिव साइड में क्या है, इट हैज़ गिवन वॉइस टू हिस्टोरिकली एक्सक्लूडेड ग्रुप्स, यानी कि जिनको भी हिस्टोरिकली एक्सक्लूड किया जाता था उन ग्रुप्स को इसने वॉइस प्रोवाइड की है और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया है बाय इंक्रीजिंग देयर पार्टिसिपेशन। और नेगेटिव साइड में अगर देखें तो इसने गवर्नेंस को वीक कर दिया है बाय फोकसिंग मोर ऑन द आइडेंटिटी देन डेवलपमेंट, एंड ये सोशल डिविजन्स को डीप कर सकता है। ठीक है, इन कंक्लूजन we can say that identity has a deep impact on state politics in India. Identity का क्या होता है, एक deep impact होता है हमारे state politics में. So while it has helped marginalized communities achieve representations as rights under the framework of the Constitution of India, यानी कि इसने क्या किया है, marginalized communities को representation achieve करने में help किया है और rights को achieve करने में help किया है under the framework of Constitution of India. बट जो एक्सेसिव रिलायंस है आइडेंटिटी पे वो हमारी यूनिटी और गुड गवर्नेंस को हार्म कर सकता है. सो अ बैलेंस बिटवीन आइडेंटिटी बेस्ड रिप्रेजेंटेशन एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स इज एसेंशियल फॉर हेल्दी स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया. यानी कि अगर बैलेंस रहेगा आइडेंटिटी बेस्ड रिप्रेजेंटेशन में और डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स में तो ये बहुत ही एसेंशियल होगा, ठीक है, इंडिया में हेल्दी स्टेट पॉलिटिक्स के लिए. तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.